गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अरे अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। माइल्स टू गो, माइल्स टू गो। हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो पंक्तियां है बेसिकली उन लोगों के लिए कही गई है जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे बीच में हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बट कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके और फाइनली सक्सेस अचीव करते हैं। आज मैं ऐसे ही एक योद्धा से आप सबको परिचित करवाना चाहता हूं। सीए इंटर सितंबर 2025 में ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 17 मयंक पिंकी दिलीप हरवानी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मयंक हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर, और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। है ना। तो मयंक सबसे पहले तो सच में मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूंगा कि मयंक जब रिजल्ट आया तो सर आपने सबसे पहले क्या देखा था? रिजल्ट देखा था या ऑल इंडिया रैंक चेक की थी? क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ सर, क्या मैंने तो पहले रिजल्ट देखा था। पहले मैंने रिजल्ट के नंबर तो देखे ही नहीं, उन्होंने पहले सक्सेसफुल देखा। ओके। मैं खुश हो गया। फिर मैंने नंबर देखा, मैं 461 देखा। तो मैं खुश हो गया था बहुत। मैं रैंक तो देख ही नहीं रहा था, मेरे मम्मी ने फोर्स करा मेरे को, एक बार रैंक देख ले, इतने इतने आगे 450 के ऊपर है, रैंक का चांस बनता है। फिर मैंने देखा, फिर मेरे को लगा ऑल इंडिया रैंक 17 है, फिर और खुश हो गया। फिर ग्रेट ग्रेट मंदिर ग्रेट। पे मंदिर गया, थोड़े मेरी दादी के या फोटो आपको दिख रही होगी इधर, इधर हाथ जोड़े, फिर आशीर्वाद किया। मयंक मैंने ये क्यों पूछा ये आपको मालूम है? क्योंकि जब मैं पहली बार अजमेर आया था एडनोविट की तरफ से लेक्चर लेने के हाँ लिए, तो हम लेक्चर के बाद में आपको याद होगा तो हम मिले थे हाँ हाँ अलग से। और आपने मुझे एक छोटी सी स्टोरी बताई थी और मुझे आपने हमने हमारा एक डिस्कशन हुआ था। क्या था वो डिस्कशन, आप हाँ। बताएंगे जरा ऑडियंस को? तो सर, मेरा जैसे फाउंडेशन के रिजल्ट आए थे, तो मेरे मेरे एक पुराना दोस्त था, मैं उसको उस टाइम पे कांटेक्ट में नहीं था, पर मुझे बाद में पता चला उसकी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 30। ये नवंबर 23 ऐसा कुछ अटेम्प्ट था उसकी। तो मुझे लगा ये मेरे साथ ही रहता था, मैं जैसे ही थे पढ़ाई में भी, तो बोला उसकी आ सकती है, मेरी भी आ सकती है। तो मैं कोशिश करता क्या रैंक की। तो फिर जैसे ही मेरा अटेम्प्ट के बीच में मेरे ऑल इंडिया एएसआई से ही एक दूसरी रैंक आई, तारा तारा दीदी की रैंक है, करेक्ट, तो तारा बोला ये तारा तो मेरे तारा की। साथ ही थी। हाँ, तो मतलब अब तो मैं और कोशिश करने लगा कि अगर सबकी इनकी आ सकती है, तो मैं भी तो कम थोड़ी ना हूँ, मेरी भी आ सकती है। फिर मैंने करेक्ट स्टार्ट कर लिया अपने करेक्ट रैंक के लिए तैयार करना। करेक्ट। तो जब फर्स्ट लेक्चर, आई गेस मैं ही फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए आया था शायद, हाँ मतलब है ना, राइट? हाँ तो हाँ हम हाँ लोग मिले थे तो मयंक ने वो पूरा का पूरा लेक्चर हुआ। उसके बाद में बोला कि सर मेरा एक फ्रेंड है, उसको ऑल इंडिया रैंक आया है, तो मेरे को भी ऑल इंडिया रैंक लेके आने का है। और मयंक को सीए फाउंडेशन के अंदर 323 मार्क्स थे, करेक्ट? यस। 323 मार्क्स थे, तो इसको मालूम था कि फाउंडेशन मुझे मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका मोटिवेशन जरूर होता है, आप अपना एक सपना तो जरूर देखते हो, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आप किस तरीके से प्लान करते हो और उसको कंटिन्यूसली कैसे लेके जाते हो, उसके लिए बहुत बार आपको एक एक सोची समझी रणनीति के तहत आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब आपको ऑल इंडिया रैंक आया या रिजल्ट, जैसे कि आपने बताया मम्मी आपके पास में थी, मम्मी ने वहां पे आपको बोला कि भाई एक बार चेक तो कर ले ऑल इंडिया, तो सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया? यस आपको था बस। डेफिनेटली। और फिर मेरे मम्मी रिश्तेदार और मेरे फादर को मम्मी फोन करी। फादर तो क्योंकि बाहर है, तो करेक्ट। उनका थोड़ा टाइमिंग का इश्यू रहता है, तो इसलिए। हाँ। मैं हाँ सब आप सबको गाइस को बताना चाहूंगा कि मयंक के फादर है, ही इज वर्किंग इन दुबई। सो ऑलमोस्ट जब मयंक 11th या 12th क्लास में था, तब से ही वो अपनी मम्मी के साथ में रह रहा है। और मयंक की मम्मी जो है सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और मुझे याद है मयंक, जब आपने मुझे रिजल्ट के बाद में आई गेस मुझे कॉल हाँ किया था, राइट? हाँ हाँ है ना। सेकंड कॉल मुझे ही किया था। तो उस टाइम हाँ पे आपने अपनी मम्मी से भी मेरी बात करवाई थी। हाँ तो हाँ। आपकी मम्मी बहुत ज्यादा इमोशनल लग रही थी, एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड जैसा उनका था। तो मुझे समझ में आ गया कि मयंक का ये जो थोड़ा सा नेचर है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी मम्मी से भी आया हुआ नेचर है। चलो बहुत हाँ। बढ़िया। तो मयंक वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जर्नी है, ये जर्नी है, राइट? ये जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हुई थी जो आपके स्कूल डेज थे वहां से शुरू हो गया, एकदम से तो ऐसा नहीं है। तो मुझे बताओ क्या पढ़ने में कैसे थे? 11th में 80 के करीब थे।
ट्वेल्थ में मेरे आए 93% आए। फिर मैंने बोला थोड़े ज्यादा आए, तो फिर मैंने और कोशिश करी, फाउंडेशन में आए 323 आए, डिस्ट्रिक्ट में मेरे थर्ड रैंक था। फिर मैंने और मेहनत करी, फिर इंटर में अभी रैंक आया। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए मैं कि सीए फाउंडेशन की जैसे ही आपको 323 मार्क्स आए और एएसआई में जहां पे आपने अपनी कोचिंग शुरू करी, जहां से मैं एडनोवेट की तरफ से आया था, और वहां पे आकर के आपको पढ़ाना शुरू किया था, राइट? और जैसा कि फर्स्ट लेक्चर ही मेरा था, तो क्या स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है यार हमको ऑल इंडिया रैंक लानी है, लेकिन वो थोड़े दिन का कहता है ना को मोटिवेशन होता है, फिर धीरे 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 वो डाउन होने लगता है। कि बहुत सारे से स्टूडेंट आके मुझे पूछते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर में कि सर नहीं एआर लाना है, बट बाद में वो पूरा फीका पड़ जाता है। तो कैसे आपने अपने आप को ड्यूरिंग द सीए इंटर का जर्नी मोटिवेटेड रखा, और वो जो मैनिफेस्ट किया था ऑल इंडिया रैंक लाने का, उसको किस तरीके से अपने दिमाग में हमेशा रखा और मोटिवेट करते रहे? सर पहले जैसे एक बार सपना देखा है, तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सबसे सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो मैं रेगुलरली, मुझे होता था कि हर बार जैसे फाउंडेशन में ही अगर मुझे इतना पढ़ने की जरूरत है, इंटर में तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उससे। तो मैं रेगुलर जैसे 7-8 घंटे की क्लासेस होती थी, फिर मैंने कहा जितना टाइम बचा एक आध घंटा रेस्ट ले लो टोटल, फिर पूरा पढ़ते ही जाओ जब तक आपको नींद नहीं आ रही थी। तो मैं ये सब करता था। ओके, तो और ये जहां तक पूरी, मोटिवेशन की बात है, वो तो भगवान है, मेरी दादी और चलो मेरी हाँ, मदर मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी सर एग्जैक्टली मैं वही पूछने वाला था, कौन ऐसा एक पर्सन बताओ जिसने तुमको थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज टीचर्स बहुत बार क्या होता है क्लास में आपके साथ में रहते हैं, बट कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको हर बार डेली मोटिवेट करता रहे, तो कौन है वो एक ऐसा इंसान? सर एक नहीं दो हैं। एक तो ओके, मेरी मदर है, वो मुझे हमेशा मेरे साथ ही नहीं पूरी जर्नी में। और दूसरे सर भगवान कृष्णा। करेक्ट, क्या कहते हैं ना, कर्म करे जा फल की चिंता मत कर। मैं कर्म करता गया सर, फल अपने आप मिल गए। दैट्स रियली ट्रू। और तुमने बोला था कि जब भी तुम पढ़ाई शुरू करते थे या एग्जाम देने के लिए आते तो अपनी दादी की ब्लेसिंग्स लेकर गया था। हाँ, आज दादी आपके ये रही साथ में सर। नहीं है, राइट? हाँ, हाँ, नहीं है इनकी ये फोटो इधर। उनकी फोटो को देख करके, उनको रोज हाथ जोड़ के उनकी ब्लेसिंग्स लेकर हाँ, के जाते थे। तो कहीं अच्छा। ना कहीं आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और डेफिनेटली आपके फादर जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं वो भी हाँ, कम नहीं है, मतलब अपनी कम फैमिली नहीं से है वो। दूर रह करके, अपने बच्चे से दूर हाँ, रह करके, तो डेफिनेटली उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट बहुत है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रोल है। चलो बहुत बढ़िया। मुझे मयंक एक बात बताओ, वो जो 3 महीने आपका एग्जाम का जो बेसिकली जो लीव रहता है, राइट? उसके पहले यस सर। कंटिन्यूस क्लासेस चलती है, तो 3 महीना तो हाँ, सेल्फ स्टडीज का पीरियड रहता है। अब हाँ, क्लासेस में कई बार क्या होता है कि आप जो डेली बेसिस पे लेक्चर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं बहुत होमवर्क देता था, मुझे आपको मालूम है क्लास के अंदर, हाँ। तो होमवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है और डेली स्टडीज का कितना इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए जिसको ऑल इंडिया रैंक लाना है? सर सबसे ज्यादा चीज कंसिस्टेंसी की बात आती है। जैसे कि आप होमवर्क दोगे, तो आपका जो भी पढ़ाया है क्लास में, वो आपका रिवाइज करने के लिए ही होता था मेन तो करेक्ट, कहा कि आपकी, क्योंकि अगले दिन उसके आगे पढ़े तो वो दिमाग में फ्रेश रहेगी, क्योंकि हर टॉपिक कनेक्टेड है। तो इसलिए एक साथ फ्लो बन जाता है। और कंसिस्टेंसी की बात करूं तो सर, जैसे कि एक क्लास खत्म हुई तो मैं क्या करता था, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हुआ, जब वो दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ, तब जो पहली क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेता था, ताकि, क्योंकि भूलना तो है, सभी भूलेंगे, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये हम्म, कंटिन्यूस रिवीजन ही एक ऐसा तरीका है जिससे दिमाग में कुछ चीजें तो याद रहती है सर। करेक्ट, ये चीज थी। करेक्ट। तो इसके अलावा जैसे आपको याद होगा, तो हम जब क्लास में डिस्कस करते थे, तो बहुत बार मैं होमवर्क के ऊपर बहुत प्रेशराइज करता, प्लस मैंने एक बोला था कि आप हाँ, अपना एक एडजस्टमेंट बुक बनाओ, एडजस्टमेंट बुक जिसमें आप हाँ। बहुत सारे एडजस्टमेंट यस। लिखोगे या सेक्शन लिखोगे, हाँ, राइट? ठीक है। हाँ, हाँ तो सर। इस तरह की चीजें आपने दूसरे सब्जेक्ट में भी करी थी? क्योंकि टेक्स्ट में तो मालूम है मुझे आपने किया था, वो दिखाया भी था हाँ, आपने, तो दूसरे हाँ, सब्जेक्ट में भी करा था? जैसे दूसरा सब्जेक्ट लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, या और कोई सब्जेक्ट होगा? हाँ सर, मैंने लॉ में तो एक रहता कि मैंने एक सारे सेक्शंस की लाइन से एक बार लिस्ट बना ली थी, उनका शॉर्ट नोट टाइप बना लिया था कि इसमें ये है, इसमें ये मेन मेन चीजें। कुछ सेक्शन तो बहुत बड़े थे, उनको छोड़ के, तो कुछ कुछ जैसे कि एक पेज में एक सेक्शन खत्म होता है मेरे मेन नोट्स में, तो मैंने एक शॉर्ट नोट ऐसे उसको कर लिया कि वो 1/4 में खत्म हो जाए, सारे सेक्शंस के नाम। सारे तो याद नहीं रहेंगे, पर कुछ कुछ जो मेन मेन है वो याद रह जाए। हम बात कर रहे थे कि आप थियरी सब्जेक्ट में स्पेशली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो थियरी सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या आपका प्लान रहता था ड्यूरिंग द क्लासेस एंड आफ्टर दो जो भी सेल्फ स्टडी पीरियड है उसके अंदर, किस तरीके से आप प्लान करते थे? सर जैसे पहला मेन सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट आता है, वो लॉ है।
तो करेक्ट। उसमें आपको जैसे ऑडिट की तरह नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है या मेन कीवर्ड लिखने हैं। तो लॉ के लिए मैं बोलूंगा एक मेन सेक्शन का ओवरव्यू बना के चलिए। इसमें यह है, इसे सिनेरियो जैसे कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, 60 डेज के बाद एजीएम होनी है, ये सब। तो एक मेन शॉर्ट नोट्स के टाइप के बना के चलिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास अगर पूरे नोट्स गो थ्रू करने का नहीं है तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स है वो फ्रेश रहेंगे आपके दिमाग में। तो अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ। मेन जो सबको डर ही लगता है उससे, ऑडिट आता है। तो ऑडिट के लिए मैं कहूंगा कि ऑडिट के लिए एक ही चीज कहूंगा कि मॉड्यूल मॉड्यूल पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मॉड्यूल की ही लैंग्वेज वो प्रेफर करेंगे। मैं कुछ और लिखूंगा वैसे अपने मन से तो मैं लिख नहीं सकता कि मेरे करेक्ट। को टॉपिक समझ में आ गया तो मुझे पर लिखना मॉड्यूल चाहिए। तो उसको रिवाइज ज्यादा करें, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें रिवीजन जितने होंगे उतना ही आपको ज्यादा ज्यादा याद रहेगा। तो ये मेरी तो ये टिप रहेगी। और तीसरा सब्जेक्ट है कि मेन है एसएम। एसएम हम्म। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा भी है, तो मॉड्यूल पढ़ने में भी ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 10 दिन में, 10-15 दिन में वो खत्म भी हो जाता है। तो बस वही मॉड्यूल पढ़ो और थोड़े जैसे मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके वो। उसमें भी एक ऐसा है कि उनको लैंग्वेज, इसमें भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है कि इंस्टीट्यूट को वही लैंग्वेज चाहिए जो लिखी हुई है करेक्ट। करेक्ट। उनके करेक्ट। मॉड्यूल्स में। तो उसमें भी ऑडिट के जैसा ही है कि आपको मेन कीवर्ड्स मार्क करके चलो, क्योंकि वो कीवर्ड्स तो लिखे ही होने चाहिए। बाकी थोड़ा अपने आप फ्रेम कर सकते हैं अपने मन से क्वेश्चन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चलो, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या अप्रोच था आपका? किस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डील करते थे? कितनी प्रैक्टिस करते थे? वो एक बार बताएंगे? सर एक तो पहली बात मैं प्रैक्टिकल में ये कहूंगा कि जो आपको मॉड्यूल या फिर जो इंस्टीट्यूट में बुक प्रोवाइड करी है आपको, तो करेक्ट। वो तो कर ले, पर पीवाई क्यूज और आरटीपीस एमटीपीएस पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही सेम ही क्वेश्चन, बस नंबर बदल के आपका आ जाता है। तो मेरे साथ हम्म। भी हुआ था, ये एक कॉस्टिंग के एग्जाम में था कि हम्म। बिल्कुल ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा हुआ था, वो बिल्कुल उठ के ही आ गया, बस नंबर बदले हुए थे। तो इसलिए पीवाई क्यूज का एक मेन पॉइंट रहता है उसमें। तो हम्म। हम्म। सारे प्रैक्टिकल्स में। और एक मैं डीटी और आईटीटी को एक स्पेशल कंसिडरेशन दूंगा, कि क्योंकि वो दोनों है सर। तो कुछ हिस्सा प्रैक्टिकल भी है और कुछ हिस्सा एंड में जाके तो सर वो लॉ ही है। तो मैं करेक्ट। उस पर बोलूंगा उसमें आप प्रोविजंस पे ज्यादा ध्यान दें, जैसे कि एग्जैक्टली, मेनली ब्लाइंडली क्वेश्चंस करने के चक्कर में, क्योंकि एंड एग्जैक्टली। में तो जाके वो लॉ ही है। करेक्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमेशा मैं बोलता हूं कि जो डायरेक्ट टैक्स है बेसिकली, वो अगर आप कैलकुलेटर के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो वो थियरी हाँ है, हाँ, और अगर अप्रोच के पॉइंट ऑफ से देखोगे तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो एक लॉ ही है, इनकम टैक्स लॉ है बेसिकली, राइट? हाँ। चलो, बहुत यस सर। बढ़िया। ओके, मैं मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को ऑल इंडिया रैंक लेकर के आना है, जैसे कि आपको 17 आया है, बट मैं ऑडियंस को एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मयंक के साथ में। जब मैं क्लासेस ले रहा था, तो जो मेरे स्टूडेंट है जानते हैं कि मैं बहुत सारी चीजों के लॉजिक्स पूछता हूँ कि बताओ इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस प्रोविजन के पीछे क्या लॉजिक है। सर, मुझे मेरे पूरे करियर के अंदर ओनली 20 to 25 स्टूडेंट्स ही मिले होंगे इंटर फाइनल दोनों लेवल पे जो हर लॉजिक का आंसर दे पाए, एंड मयंक वाज वन ऑफ दैम। जब भी मैंने क्लास में कोई लॉजिक पूछा है तो मयंक ने हमेशा बहुत शांत मुद्रा में, एकदम काम एंड कंपोज वे में उसके पीछे का लॉजिक बताया कि क्यों वो चीज बेसिकली ऐसा हो रही है। जहां तक मुझे याद है, 100% टाइम वहां पे मयंक उस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट होता था और करेक्ट होता था। तो मैं जानना चाहता हूं मयंक, कि क्या ऐसे डूज हैं, क्या ऐसे डोंट्स है जो किसी स्टूडेंट को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक लेके आना है या सी इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करना है? तो सबसे पहली चीज तो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको रोज के, हाँ, डेली टू डेली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर आपने एक बार बैकलॉग छोड़ दिया तो वो रोल आउट होके आपके लास्ट में ही दिक्कत करेगा। आपका जो मेन रिवीजन का जो 3 महीने है वो हम्म। आपके अफेक्ट होंगे। तो मैं बोलूंगा पूरे कसरत रहो, बैकलॉग कोशिश करो कि बिल्कुल ही ना हो। जैसे, और मैं दूसरा वो ये बात बोलूंगा कि है ना, एक शॉर्ट नोट सबके बना के चलो, क्योंकि लास्ट में जैसे एग्जाम का डेट दिन है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरे के पूरे ऐसे मॉड्यूल्स आप पूरे एक एक बार ग्रो थ्रू करो। इतना टाइम होता भी नहीं है किसी के पास। तो ये एक शॉर्ट नोट बना के चलो। और जैसे आपने बोला एडजस्टमेंट बुक, जहां जहां बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मैटर, एक एडजस्टमेंट का फर्क है और बाकी कुछ ऐसा क्वेश्चन में अलग नहीं है। तो एक ही पॉइंट लिख के उसका जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, तो उसको आप एक बार नोट डाउन करो, तो वो भी एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद रहेगा इससे। करेक्ट। और मैं बोलूंगा कि जैसे कि कोई ओकेजन आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं पूरा दिन मनाओगे। ऐसा तो नहीं कि दिवाली है तो मैं शुरू से ही सुबह से पटाखे फोड़ रहा हूँ, रात के 12 बजे तक फोड़ रहा हूँ। हम्म। ऐसा तो है नहीं। तो रात के जो 2-3 घंटे आप इंजॉय करते हो करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पर पूरा दिन तो ऐसे
फालतू बिगाड़ने का मतलब नहीं है, उसमें भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो कि ओके। सीए है, पढ़ना तो पड़ेगा, अब ले लिया है। 100% मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अभी नहीं तो 3 महीने बाद। मैं थोड़ा सा ऐसा कैजुअल वे में बात करता हूँ, क्योंकि आईसीआई बिना पढ़े वहां पे मार्क्स देने नहीं वाला है, ऑल इंडिया रैंक देने नहीं वाला है। मैं जानना चाहता हूँ, जो डूज एंड डोंट्स की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया से तुम्हारा कितना नाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब कितना तुम्हारा नाता था सोशल मीडिया से, और कितना ज्यादा यूज करते थे? कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग योर क्लासेस ऑल्सो, सेल्फ स्टडी पीरियड ऑल्सो, और एग्जाम में भी अगर करते थे तो? सोशल मीडिया में मैं कहूँगा सिर्फ व्हाट्सएप ही है मेरे पास, मैं हूँ ही नहीं ना इंस्टाग्राम पे, ना स्नैपचैट, ट्विटर, ऐसे ओ। मैं हूँ ही नहीं उस पे, तो मेरा उससे ज्यादा कुछ नाता रहा ही नहीं है। और व्हाट्सएप भी वैसे सर मेन टू मेन कम्युनिकेशन के लिए है, कि किसी को कुछ ऐसे में कोई दिक्कत होगी तो उसमें मैसेज कर सकूं, ऐसे बस, और तो कुछ ऐसा ज्यादा ऐसा है भी नहीं जस्ट उसमें। ऐसे फ्रेंड्स वगैरह में नहीं होता कि यार तू व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं है, स्नैपचैट पे नहीं है, मतलब क्या पुराने टाइप का आदमी है? ऐसा कभी होता है? और फिर उसको कैसे, किस तरीके से आप अपने को, नहीं यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आता है यार, जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, अरे ये हाँ चल रहा है, वो चल रहा है, ट्रेंड में ऐसा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज, डिस्ट्रैक्शंस आते तो होंगे, तो कैसे डील करते हो आप उन सब चीजों को? सर, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है आपको, एग्जैक्टली, कि अगर एग्जैक्टली। अब रैंक चाहिए या फिर अच्छे नंबर से बिल्कुल बढ़िया से पास होना है, तो अब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, थोड़े दिन का ही फोमो है, और क्या है। करेक्ट, 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 करेक्ट। चलो, बहुत बढ़िया। मैं, मुझे एक बात बताओ कि जो बेसिकली 3 मंथ्स का सेल्फ स्टडी पीरियड होता है, उसमें एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो पहले क्लास में हो चुका है उसको प्रॉपर रिवाइज करना। कितने रिवीजन करने हैं? क्योंकि बोले, लोग बोलते हैं अरे ऑल इंडिया रैंकर बनने के लिए तो आपको 6 रिवीजन, 7 रिवीजन, 8 रिवीजन, 10 रिवीजन करने पड़ते होंगे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, कितने रिवीजन करने पड़ते हैं? फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, कितने टेस्ट आपको लिखने चाहिए हर सब्जेक्ट का? थोड़ा सा प्लीज आप अगर ऑडियंस को बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं रिवीजन का तो ये बोलूंगा कि आपके पास जितना टाइम है, जैसे मेरा बेस रहता था कि मैं घंटे के हिसाब से नहीं, मैं गोल के हिसाब से उठता हूँ, मेरा गोल खत्म होगा तो मैं उठूंगा पढ़ाई से, नहीं तो जब तक जितना हो सके मेरा तब तक तो मैं करता जा रहा था। तो मेरे रिवीजन आप बोलोगे सर, 4, 4.5 ऐसे रिवीजन टाइप के हुए थे मेरे भी, ऐसे 6, 7, 8 तो किसी के ही नहीं हो सकते थे 3 महीने में, और होंगे तो वो फिर करेक्ट, अच्छे से नहीं होगा कि बिल्कुल डिटेल में कवरेज है नहीं उसकी। तो इतने नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा, क्वालिटी पे ध्यान दो सर उसकी, कि करेक्ट, गोल बेस्ड हो, कि सबसे सारे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आके एक बार रिवाइज। और टेस्ट बोलूंगा सर, टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम का प्रेशर ही अलग होता है वहां पे। तो हम्म, मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने टेस्ट लिखे तो थे, पर पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अकाउंट का पेपर इस बार बहुत लंबा आया था। तो मेरे मेरे साथ ये हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे 1 घंटा लग गया। फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट करके वो 2 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना, वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था। तो मैं लूंगा आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छे सिखाएगा, क्योंकि और टेस्ट जितने लिख सको उतने कम है सर, कि जैसे एक बार रिवाइज कर लिया फिर टेस्ट दे दिया, ऐसे वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका इवैल्यूएशन कैसे करोगे सर, वो टेस्ट के थ्रू ही करेक्ट। होता है इवैल्यूएशन, की ट्रू, ट्रू, पढ़ तो ट्रू। लिया मैंने, पर याद कितना, रिटेन रह रहा कितना रह रहा है मुझे। हम्म। चलो, दूसरा बेटा ये आता है मैम, कि जो एग्जाम टाइम होता है, जैसे कि इस बार लॉ का पेपर देखकर बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे एमसीक्यूज देख करके। तुमने ही बोला कि भाई मैं एमसीक्यू जब पहला वाला देखा तो फिर दिमाग में कुछ, तो उसको कैसे डील करना चाहिए अगर कोई पेपर टफ आ जाए, या कोई पेपर बेसिकली बहुत ज्यादा लेंदी आ जाए तो एग्जाम टाइम पे? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, इस बार क्या हुआ उनके साथ में, लॉ के पेपर का इम्पैक्ट उनको टैक्स के पेपर पे आया है ना। वो कई सारे लोग तो स्टूडेंट एक दिन पढ़ भी नहीं पाए, उनकी स्टडीज ही शुरू नहीं हो पाई, इतना वो ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। तो कैसे डील करते हो? या लॉ में आपने बोला कि एमसीक्यू देख के थोड़ा सा, तो कैसे डील किया आपने, और आगे की जर्नी को किस तरीके से फिर कंटिन्यू किया? हाँ तो सर, पहले तो मेरा हमेशा ही रहता है कि एमसीक्यूज में बीच के टाइम के लिए करूँ, पहले मैं और डिस्क्रिप्टिव तीन, जैसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो मैं 3 क्वेश्चन कर लूँ उसमें से, फिर मैं एमसीक्यू उठाऊं, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो पहले मैंने क्या रहता था कि पहले से मैं, मुझे पेपर मिला, मैंने पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ के खत्म करा। पहले जो एक क्वेश्चन आप जो आप स्किप कर सकते हो तो उसको पहले मार्क कर लो, कि ये तो कुछ इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था, ये तो स्किप ही करना है। तो फिर आप अपने बेस्ट क्वेश्चन पे कर लो, कि पहले मैं अपना बेस्ट करूँ, फिर उससे जो थोड़ा कम आता है उससे थोड़ा कम आता है, इस टाइप में। तो आपने 3 बेस्ट क्वेश्चन खत्म कर दिए, फिर आप जाओ एमसीक्यूज पे। और इस बार एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा लंबे थे, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। ट्रू, तो ट्रू। फिर हमेशा ये क्वेश्चन कि टाइम एक बार आप एलोकेट करके चलो, कि जैसे मेरे आधे आधे घंटे में मेरे को ये क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म करना है, आधे घंटे में एमसीक्यूज खत्म करने हैं। टाइम मैनेजमेंट आप पहले बांध के चलो, क्योंकि अगर ऐसे करते रहे कि जैसे होगा देखा जाएगा, तो फिर तो पता चले एक क्वेश्चन में 1.5 घंटा लग गया, फिर क्या मतलब, एक क्वेश्चन करके आएंगे।
तो मेरा ये ऐसा था कि मैंने 3 क्वेश्चन खत्म करे एमसीक्यूज में। मुझे, मैं हमेशा करता था कि थियरी एमसीक्यूज है 15-20 मिनट में हो जाने चाहिए, पर इस बार बहुत ही ज्यादा लंबे थे। तो मुझे इसलिए मैंने बफर हमेशा रखता हूँ मैं 15 मिनट का, कि लास्ट में एक बफर टाइम तो होना चाहिए, कि अगर कोई किसी पे ज्यादा टाइम लग जाए तो उसमें सेट ऑफ हो जाए। तो मैंने बफर रखा था कि इसमें 15-20 मिनट में मेरे को एमसीक्यूज करने हैं। पर इस बार 30 मिनट लगे, तो 15 मिनट के बफर से 10 मिनट इसमें हो गया, सेट ऑफ हो गया, चलता है। तो लास्ट में मैं, एक तो एंड टाइम तक लिखते रहना है, हार नहीं माननी, क्योंकि अगर मैं सोचा ये आता ही नहीं है क्या ही लिखूं, तो फिर तो हार मानने से तो मतलब ही नहीं है। जितना आता है कुछ तो लिखेंगे। लॉ के पेपर में ऐसा ऑडिट तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए, कुछ तो हो रहा एग्जैक्टली। है, कुछ तो पढ़ा ही होगा क्लास में, वो करेक्ट, लिख करेक्ट, दो। करेक्ट। तो मैंने यही सब करा था। और एग्जाम के बाद तो अब मैं, कि जो पेपर हो गया वो जाने दो, क्योंकि अब मतलब नहीं है उस पर रोके तो, कि अगला पेपर है। कि कुछ बार ऐसा होता है कि आईसीआई थोड़ा सेट ऑफ भी करने देता है, जैसे ग्रुप में कम आए तो उसमें थोड़े ज्यादा आए तो हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। ये इसलिए अगले पेपर पे ध्यान दो, ये खत्म, ये थोड़ा बेकार हुआ तो थोड़ा अगला वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा चला जाए, क्या पता। जो अक्सर मैं उसमें बोलता हूँ, जो सेट बीत चुका हो बीत चुका हो, उस बात का शिकवा कौन करे, जो तीर कौन कमान करे। से निकल चुका हो उस तीर का पीछा कौन करे। तो हमेशा आपको आगे की सोचनी चाहिए। जो हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और आगे क्या बेटर कर सकते हो उसको अपने को चेंज करने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब जितना मेरे को पता चला है, या मयंक से बात भी हुई है, या उसके पहले भी मयंक की मम्मी से भी बात हुई थी, कि मयंक के पापा तो ऑलमोस्ट मतलब काफी टाइम से वो आउटसाइड इंडिया ही है। तो अच्छा। मयंक के साथ में सिर्फ इनकी मम्मी थी, और वो हाउस वाइफ है। ऐसा भी नहीं है कि वो वर्किंग प्रोफेशनल हो तो बहुत सारे लोगों को देखते हो, मिलते हो, वो हाउस वाइफ है। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में ये था कि नहीं यार, मयंक अच्छा कर सकता है, और ये करेगा तो डेफिनेटली सब कुछ, मतलब सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं मयंक, है ना, कि दुनिया में दो ही ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते नहीं है। एक आपके नहीं। पेरेंट्स है, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े। और दूसरे आपके टीचर्स होते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के आए, ऑल इंडिया रैंक लेकर के आए। ऐसा नहीं कि यार जेलेसी हो जाएगी हमको। ये दो लोग हमेशा सेल्फलेसली वहां पे अपने बच्चों के साथ में काम करते हैं। ठीक है। तो मैं यहीं पे मैं एक वहां पे आगे बढ़ते हुए मैं बोला कि आप अगर एक थैंक्स गिविंग अगर राउंड हम करें, तो आप कितना थैंक्स बोलना चाहेंगे, किस तरीके से थैंक्स बोलना है? सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से शुरू करते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत मानते हो, और डेफिनेटली उन्होंने वो सारथी की भूमिका निभाई है, जिस तरीके से आपने बोला। और हमेशा वो मोटिवेट करते रहते हैं, राइट? आपको मतलब जब भी उनसे बात करती थी, तो आप उनको भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं। तो उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे अब मेरी मेहनत तक की, पर जब तक भगवान का हाथ नहीं होगा सर पे, तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सर उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल था मेरी जर्नी के अंदर। अगर वो ना चाहते तो अब मैं यहाँ पे ना होता अभी तक। और ओके। दूसरा मैं थैंक्स कहूंगा मेरी मदर और मेरे फादर को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा पूरी जर्नी में। और तीसरा मैं कहूंगा कि ऑल द फैकल्टी जिन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, कि मैं वही उनका, नाम लेना चाहूंगा, अंजुल सर। हाँ उनका भी, वो उनका एक रोल था एक गाइड की तरह। ओके। कि वो करेक्ट। बीच बीच में मोटिवेट करना, और थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ाना, तो मोटिवेट करते रहना कि सब कुछ हो सकता है। बीच बीच में और थोड़ी सी हमको मोटिवेशनल भी देते रहते थे कि हो सकता है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो हमेशा, आपका सब हो जाएगा, बस पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि उसके बिना तो बोलने से तो कुछ होगा नहीं, मैं रैंक आ जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे तो ना आ जाएगी, पढ़ना पड़ेगा सर उसके लिए तो। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। उस योर उनका भी बहुत बड़ा रोल था। योर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स का अब बहुत फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट का भी रोल बहुत होता अच्छा है। रोल था, क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि मैंने आपको बताया, मेरे एक फ्रेंड की रैंक है, तो मुझे रैंक आने के लिए उन्होंने मोटिवेट करा। और मेरे फ्रेंड्स भी मेरी बहुत जर्नी में बहुत सपोर्टिव थे सर। कि तो मेरे हमेशा बोलते थे तू तो अच्छे क्या बोलते हैं रैंक कैटेगरी का है, तू आ सकती, तू बस मेहनत कर, तेरी भी आ जाएगी। हम भी तेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी आ जाएगी। तो हम मेहनत करते गए, और अभी सब पास हो गए अच्छी तरीके से, और रैंक भी आई है एक दो लोगों की। और चलो बढ़िया। एडनोवेट, अगर एडनोवेट के टीचर्स जिनसे आप पढ़े हो, तो एडनोवेट के लिए। एंडोवेट का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मेरा पहला सब्जेक्ट है टैक्स, जो मेरा फेवरेट है। उससे मेरा शुरुआत ही ऐसी हुई कि मेरी शुरुआत ही अच्छी हुई, तो एंड भी अच्छा हुआ सर। इनका बहुत ज्यादा रोल था कि अच्छे से पढ़ाना, पूरी कवरेज करना, डाउट सॉल्विंग, एंड कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना, बहुत बड़ा रोल था उनका। ओके, चलो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एआरपी सर। अरे सर आपका, मैं बोला ना सर कि अगर पहला सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट बन गया सर टैक्स,
क्योंकि मैं अपनी आर्टिकलशिप भी अब उसी डोमेन में करना चाहता हूँ। कि करेक्ट। अगर इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि मुझे, पहला सब्जेक्ट है कि जो मुझे, जिसमें पढ़ने में ऐसे दिक्कत नहीं होती थी, कि मैं पढ़ सकता हूँ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक। और एक ही सब्जेक्ट लगता था, वो भी डायरेक्ट टैक्स। एंड यस आई रिमेम्बर तुमने बोला था कि जब तुम एग्जाम के एक दिन पहले जब रिवाइज करने के बाद तुमको लगा कुछ नहीं आ रहा है, तो व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट दैट टाइम, कैसा लगा? मतलब क्योंकि जानना जरूर, बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि आपने पढ़ा है, पसंद है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरे यार नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो क्या किया था तुमने फिर उस टाइम पे? सर, अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जैसे, मुझे कुछ ऐसी चीजें थी कि जो घर पे बैठे नहीं आ रही, पर एग्जाम सेंटर में क्लिक हो जाती है अचानक से दिमाग में। आपने पढ़ा सब कुछ है, बल पर वो टेंशन के चक्कर में, स्ट्रेस के चक्कर में, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपकी हार्ट बीट इतनी बड़ी हुई रहती है, तो आपको वो तो ऐसा लगेगा ही कि कुछ नहीं आता है, पर आप पढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ, तो सब हो जाएगा सर अच्छे से। दैट्स रियली ग्रेट मयंक। सबसे पहले वहां पे मैं एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपकी मॉम को थैंक यू मैं सर। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू यस सो सर। मच मयंक ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट मच, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू ऑल द वेरी थैंक यू, इट्स बेस्ट बिन अ मयंक। प्लेजर।